लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए आज राहुल गांधी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। राहुल गांधी सहित 5 कांग्रेसी नेताओं को वहां जाना था। जो पीड़ित किसान हैं उनके परिवार से राहुल गांधी मिलना चाहते थे। राहुल गांधी सीतापुर में जो प्रियंका हैं जो अस्थायी जेल में रखी गई हैं उनसे भी मिलना चाहते थे। तो धारा 144 का हवाला देते हुए यूपी सरकार ने उनका दौरा रद्द कर दिया है, उनको अनुमति नहीं दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आपके अपने चैनल आपकी खबर के माध्यम से। यूपी सरकार ने उनके दौरे पर रोक लगा दी है। तो 8 नवंबर तक धारा 144 लखनऊ में भी लागू रहेगी। इसी को देखते हुए उनका दौरा कैंसिल किया गया है। उनका जो दौरा लखीमपुर जाने का था और प्रियंका गांधी से सीतापुर में भी मिलना वो चाहते थे, तो उस अनुमति को योगी सरकार ने 144 धारा का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी गई है। तो और भी ज्यादा जानकारी हमारे जो सहयोगी हैं अजय शर्मा वो तमाम दर्शकों को देंगे कि किस तरह से राहुल गांधी को अनुमति मांगे जाने पर भी अनुमति नहीं दी गई। तो अजय शर्मा जरा बताइए कि राहुल गांधी के जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने योगी सरकार से 5 नेताओं के लखीमपुर और सीतापुर जाने की अनुमति मांगी थी, तो क्या अनुमति क्यों नहीं दी गई और क्या कारण रहा? भानु, लखीमपुर में ये जो नरसंहार कांड हुआ है उसके चलते सरकार ये मान रही है कि भाजपा के ताबूत में ये आखिरी कील झुक चुकी है। कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेताओं का आज दौरा तय था, जिसमें राहुल गांधी का मुख्य दौरा था। उनको आज लखीमपुर पीड़ित किसानों के पास मिलने के लिए जाना था। केसी वेणुगोपाल ने आज सरकार से अनुमति मांगी थी, तो धारा 144 का हवाला देते हुए यूपी सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी है। तो हो सकता है कि आज लखनऊ एयरपोर्ट तक ही उनका आना रहे नेताओं का, उनको यूपी में प्रवेश न किया जाए। तो अगर जिस तरह से लगातार सरकार ये सोच रही है कि सरकार का सोचना भी हो सकता है कहीं न कहीं तक जाए जो कि कहीं किसी तरह का कोई और बवाल प्रदेश के अंदर न हो जाए, या फिर सरकार का मानना ये है कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई किसी प्रकार से आंदोलन करता है तो केवल उसको 144 धारा लगा करके उसको रोक दिया जाएगा। जी भानु, ये तो एक साफ जाहिर है कि जब कोई पीड़ित या कमजोर को सताया जाता है और जब वो उसको कोई सहारा नहीं मिलता है और उसको कोई राजनीतिक पार्टी या उसको सहारा देने की कोशिश करती है तो सत्ताधारी पार्टी उसका दमन करने की कोशिश करती है। धारा 144 का बहाना ले या अन्य उन्हें हिरासत में ले, जिस तरीके से पिछले काफी घंटों से प्रियंका गांधी को हिरासत में ले रखा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को भी नहीं जाने दिया था। इस तरीके से किसी भी विपक्षी नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग वहां जाएंगे और उन्हें सहारा देंगे, सांत्वना देंगे, तो सत्ता के खिलाफ कुछ ना कुछ विद्रोह उठेगा जनता के अंदर। कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि लोग सियासत भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व को चमकाने के लिए भी किसानों का सहारा ले रहे हैं, ये भी माना जा रहा है। तो इसके विषय में भी कोई आपको जानकारी हासिल हुई है? जी मानो, देखो जिस तरीके से आज देश का माहौल चल रहा है तो ये तो साफ जाहिर है कि आदमी देश हित में राजनीति कम कर रहा है और अपने पार्टी हित में या निजी स्वार्थ के चलते अधिकांशतः कर रहा है। जहां तक लिया जाए छोटे मोटे जो घटक दल हैं भिन्न भिन्न पार्टियों के, वो तो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अब मुख्य राजनीति आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो सीधा मानना है भाई उसका तो नारा है देश बचाना है। नहीं तो जिस तरह से अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब वो भी इसी तरह की सियासत करती थी, वो भी इसी तरह की राजनीति करती थी। जब महंगाई बढ़ती थी या कहीं किसानों पर, पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी किसानों ने आंदोलन किया है, तब भाजपा सहारा दे रही थी। राजनाथ सिंह खुद जाकर के किसानों को अपना हितैषी बताते थे। तो अब ये जो बातें उभर कर आ रही हैं कि किसानों का सहारा लेके जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपना झंडा बुलंद करना चाहती हैं, तो क्या माना जाए इसको? जी, इसमें भानु दोनों ही बात है। इसमें विपक्षी पार्टियां अपना अपना झंडा भी बुलंद करना चाहती हैं। जिस तरीके से भाजपा सत्ता में है और दमनकारी नीति अपनाए हुए है, तो ये दमन तो कर ही रही है, किसानों का भी दमन कर रही है। जिस तरीके से लखीमपुर कांड हुआ
तो इसमें न तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया और उसको चुपचाप माइलेज मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है उसको, और विपक्षियों को जिस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है और पीड़ित किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये काफी सारे सवाल देश की राजनीति पे उठते हैं। अब विपक्षी जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि क्या मुआवजा ही इन सब मामलों का समाधान है? देखिए भानु, किसी परिवार का एक कमाने वाला सदस्य अगर जाता है तो पैसे से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। कम से कम मानवीय संवेदना भी बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, ये मानवीय संवेदना से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिल रही है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जो किसान थे, उसमें उनकी मौत हुई है, अभी तक कोई सत्ताधारी नेता उनको सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा है। न वो विपक्ष को वहां पहुंचने देना चाहते हैं, न ही खुद सत्ताधारी कोई नेता उन्हें सांत्वना देने के लिए वहां पहुंचा है। तो क्या जनता जो इस बात को मान रही है, क्या मुआवजा ही इसकी भरपाई है? इसके विषय में कुछ कहें। जनता और तमाम दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं। भानु, जनता बिल्कुल ये नहीं मान रही है कि मुआवजा ही मरने वाले के घर के लिए सब कुछ है, क्योंकि मरने वाला की जो क्षति है वो एक अपूर्णीय क्षति होती है और पैसे से किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। पैसे से किसी आर्थिक नुकसान को पूरा किया जा सकता है, और जहां अगर किसी घर का कमाने वाला जाता है, एक मुख्य इंसान जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति सरकार नहीं कर सकती। उसको तो केवल दुख सहने की क्षमता ही ईश्वर प्रदान करे, उसी से हो सकता है। नहीं, आपने देखा कि जिस तरह से हिंदू बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां से भी, जो कि वो तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से भी कुछ ऐसी आवाजें उठी हैं। आपको हम तमाम जनता को तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से हिंदू विश्वविद्यालय में किसानों की मांग को लेकर के तमाम छात्र नेता इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वहां, और तमाम मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो अब हर जगह से, जैसे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में किसानों के हित में आवाज उठने लगी है। कल प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जितना आवाज को दबाया जाएगा उतना ही आवाज और बुलंदी से उठेगी। तो इसको क्या माना जाए कि देश की जो सत्ता है या प्रदेश की जो सत्ता है, वो किसानों का दमन आखिर क्यों करना चाहती है? क्या ऐसा कारण है? कुछ अभी तक आपकी समझ में आ पाया है या नहीं? जी भानु, ये साफ साफ एक संदेश है कि जो सरकार जो काम कर रही है वो चंद पूंजीपतियों की चौखट पर शरणागत होकर कर रही है, क्योंकि किसानों के हित में न कोई काम किया गया है और न किया जा रहा है और ना ही कोई ऐसी योजना है। किसान कानूनों का विरोध ही इसी वजह से किया गया, क्योंकि वो कानून व्यापारियों के हित में थे, किसानों के तो केवल दमन करने के लिए थे। और किसानों ने उसी के कारण उन तीनों बिलों को वापस लेने के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था, जो आज भी पिछले 11 महीने से चल रहा है, उसको कमजोर करने के लिए ये बार बार दमन करते रहे हैं। पिछले समय की अगर हम बात करें तो 10 वर्षों में कांग्रेस की सत्ता रही, और कांग्रेस की सत्ता के समय में भी किसानों ने आंदोलन किया और तमाम पानी की बौछारें कांग्रेस की सरकार ने भी उन पर की। लेकिन जब बार बार राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके साथ जाकर के खड़े होते थे, तब तो कांग्रेस ने किसी को वहां जाने के लिए नहीं रोका, ना ही उसको मतलब राजनीतिक आंदोलन बताया। लेकिन अब जो बार बार नए नए शब्द गढ़े जाते हैं, कभी किसानों के लिए आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी उपद्रवी। आप देख रहे हैं कि एक टीवी चैनल ने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, एक टीवी चैनल ने किसानों को उपद्रवी बता दिया। जी भानु, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बता दूं कि अब 2014 तक राजनीति का एक धर्म हुआ करता था। यही जो भाजपा सरकार, जो अपने को भाजपा सरकार कह रही है, ये अटल बिहारी के समय तक एक अपनी राजनीति में भी एक अपना एक दायरा था और वो धर्म की राजनीति के तहत होता था। लेकिन आज राजनीति में से धर्म हटता जा रहा है, अधर्म प्रवेश करता जा रहा है। ये नमूना है लखीमपुर के भीषण नरसंहार कांड का, जो सरकार की तरफ से कोई भी सरकार का मंत्री, सरकार का विधायक नहीं आता। और सबसे पहली बात भानु, आपको एक मेन बात और बता दूं मैं आपको, मैंने कई जगह देखा है और कुंडली अगर खंगालते हैं तो इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जो है, आशीष मिश्र के जो पिताजी हैं, उन्होंने राजनीतिक जीवन में जो ऊंचाइयां छुई हैं केवल पिछले 12 सालों में छुई हैं। एक जिला पंचायत बताया जा रहा है को हिस्ट्री शीटर है जी, वो तिकोनिया थाने में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, 302, 307 और 452 के मामले कई दर्ज हैं, जिसमें आशीष शुक्ला उनके पुत्र भी हैं, नाम दर्ज हैं और हिस्ट्री शीटर हैं।
थाने के। नहीं, आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी तमाम जनता भी सुन रही होगी, तमाम दर्शक भी सुन रहे होंगे कि लोगों का पूरा पूरा जीवन बीत जाता है राजनीति करते हुए, लेकिन उन्हें मतलब केंद्र स्तर की तो बात छोड़िए, प्रदेश स्तर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 12 वर्षों में कैसे इस राजनीति के मुकाम को हासिल किया, आखिर जनता सुनना चाहती, जनता को बताइए। देखिए भानु, मैं आपको बड़ी सीधी सी बताऊं, मूल रूप से जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, ये कानपुर से रहने वाले हैं। ये लखीमपुर शिफ्ट हुए और पेशे से एक वकील थे। उसी समय इन पर एक जानलेवा हमला होता है और ये वकालत के पेशे को छोड़कर और ये राजनीति में उतर आते हैं जी। और उसके बाद ही ये सबसे पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत बनते हैं जी। और जिला पंचायत के बाद में लखीमपुर में ही एक तहसील पड़ती है निघासन तहसील से ये एमएलए चुने जाते हैं और एमएलए बनने के बाद में ये सांसद चुने जाते हैं। क्या इनका सभी जो अभी तक का इतिहास है वो केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है या अन्य पार्टी से भी ये चुनाव लड़े हैं? भानु, ये बीच में ये कह पाना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये मान लो जिला पंचायत हमें जो जानकारी हासिल हुई है अजय, हम आपको बता दें, हमारे तमाम दर्शक सुन रहे हैं, हमें जो अभी तक की जानकारी हासिल हुई है कि 12 वर्षों में ये केवल भाजपा से रिलेटेड रहे। अब भाजपा भी तो ये देखे कि जब वो ये कहती थी कि हम तमाम अपराधियों का यहाँ से सफाया करेंगे, जबकि वो खुद अपराधियों को शरण दे रही है अपनी पार्टी में गृह राज्य मंत्री बना करके, तो क्या तमाम जो राजनेता हैं भाजपा के, वो उनको कभी इस तरह की कोई सीख देने वाला नहीं है वहाँ? देखिए भानु, भाजपा अगर ये कहती है कि हमारी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है, तो इसकी तो आप कुंडली खंगाल सकते हो। और इसका सबसे बड़ा जीता जागरण पिछले समय में कुलदीप सेंगर था जी, जबकि दूसरे दल को छोड़कर वो भाजपा में आया था। कुलदीप सेंगर था जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई है और वो अभियुक्त है। और दूसरे नंबर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र, अगर इनका अगर मान के चला जाए कि अगर ये जो मामला हुआ जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ, अगर ये नहीं होता तो हो सकता है अजय मिश्रा की कुंडली खुलती ही नहीं भाजपा में जी। अगर ये लखीमपुर का कांड नहीं होता तो हो सकता है कि ये दवा का दवाई रह जाता। जैसे आपने देखा कि खुद अजय मिश्र ने ये कहा कि 2 मिनट वो 2 मिनट वाला जो उनका गुस्सा था उसको लेकर के वो उसको सत्य कर बैठे लखीमपुर खीरी में, जो ये नरसंहार कांड उनके बेटे ने किया। अभी वो आरोपी हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, पहले एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद ये नरसंहार हो गया। तो इसको देखते हुए हमारे जो तमाम दर्शक हैं, तमाम जनता सुन रही है हमारी और आपकी बातों को, तो इस पर अब भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेगी? अभी तक भानु, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस घटना के ऊपर नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने भी केवल मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की है और मजिस्ट्रेट जांच के लिए बोला है। लेकिन इतना तो भानु जरूर है इस सरकार के प्रति, ये लखीमपुर खीरी का तिकुनिया चौराया कांड, ये भाजपा के ताबूत में एक बहुत बड़ी कील साबित हो सकता है, जो विपक्षी पार्टी अपना कंधा देकर इस ताबूत को दफन करेंगे। देखिए, आप जिस तरह से अभी हमारे जो स्टेट हेड हैं जय शर्मा, उन्होंने आप सबको जानकारी दी, तो हम आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी में 2022 में क्या होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि 2022 में आने वाले केवल 100 और 99 दिन बचे हैं, चुनाव सर पर है उत्तर प्रदेश में। तो देखना यह होगा कि अब जनता किस तरफ अपना मत प्रविष्ट करती है, किस तरफ अपना मत देती है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो हमारे जो स्टेट हेड थे उन्होंने आपको जानकारी दी। हमारे स्टेट हेड को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बड़ी खबर है और लगभग 2-3 दिन से लगातार ये खबर सुर्खियों में है और एक बड़ा मामला ये बनता जा रहा है। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल आपकी खबर। तो इस समय आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आपकी खबर। तो हर छोटी बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग हेडलाइन के साथ, बिग न्यूज के साथ आपके साथ हम हर समय बने रहेंगे और आपको हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते रहेंगे। इसलिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल आपकी खबर।